क्या ये पता कर सकते हैं क्या हम?
हाँ बच्चों देखो क्या है, भाई सिंपल सी बात है। एक तो इसमें लेंथ कंस्ट्रेंट लगाएंगे हम, लेंथ कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि b cos 60 डिग्री बराबर होना चाहिए bb cos 37 डिग्री के। दैट मीन्स b बाई 2 इज इक्वल टू bb इंटू 4/5। तो यहाँ से bb की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 5v/8। ये एक इक्वेशन आ जाती है। एंगुलर वेलोसिटी अगर लिखेंगे तो वो कितनी आएगी, ए और बी के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ए बी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को लिख सकता हूँ मैं बी बी साइन 37 डिग्री माइनस बी नॉट साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस r/2। तो बी बी है 5v/8, साइन 37 डिग्री इज 3/5 माइनस बी नॉट इंटू √3/, इसको बी नॉट। तो ये आ जाता है 3v0/8 माइनस 3v0/, क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 3v0 माइनस 4√3v0/8 या v0 इंटू 3 माइनस 4√3/। अब ये ओमेगा किस डायरेक्शन में आ रहा है, देखो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है बेसिकली, इसको आप ऐसे देख लो 4√3 माइनस 3v0/, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव। हमने तो ये मान के लिखा था कि बी की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी ए के रेस्पेक्ट में, लेकिन नेगेटिव आ गई। हमने तो मान के लिखा था कि किस डायरेक्शन में आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन आ रही है एक्चुअल में किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ए को लग रहा है कि बी नीचे जा रहा है। तो दिस ओमेगा इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी पहचान करना जरूरी है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का पहचान करना जरूरी है। सर वो डायरेक्शन वाला पार्ट फिर से बताइए ना। डायरेक्शन एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो जब हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं तो बेसिकली हमने क्या किया, ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। ये मान करके ही ये रिलेटिव वेलोसिटी अपन ने ऐसे लिखी, राइट। दोनों की वेलोसिटी ऊपर आ रही है ना, दोनों को ही पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है। अब लेकिन ये वैल्यू आ गई कितनी, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ए को क्या लग रहा है, ए को लग रहा है कि बी नीचे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बी को लग रहा है कि ए किधर जा रहा है, नीचे। और अगर बी को लग रहा है कि ए नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ गई है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये वी ए बी का मतलब क्या है, लेकिन नहीं, ये हमने लिखा यहाँ पर वी ए बी, लेकिन कैलकुलेट हमने वी बी ए कर दिया। इसको ऐसा, दिस इज कि हमने बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करी है। तो ये बेसिकली क्या आया है भाई, ये आया है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और वो नीचे आया है। इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज।
और देखो भाई क्या है। ये बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट है। देखो जैसे हमें कहा जाए कि भाई हमारे पास एक डिस्क है, ठीक, और दिस इज, ये हमें दिख दिया गया, दिस इज अ डिस्क, और इस डिस्क में हमें कहा जा रहा है कि ये दो पॉइंट्स हैं जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, एक है ए, एक है। ए की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे है v नॉट आगे, और बी की वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पे है v नॉट at some instant the points A and B on the disk have velocities as shown in figure. रेडियस ऑफ डिस्क हमें दी गई है, कितनी है, रेडियस ऑफ डिस्क इज कैपिटल, तो हमें पता करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। और लेट्स से के ये जो ए बी लाइन है, इसमें यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ द डिस्क होगा, उसकी वेलोसिटी पता करनी, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क। अच्छा हम ऐसा करते हैं, बी की वेलोसिटी को 2v नॉट ले लेते हैं, ठीक है, and there is some point P on the disk which makes an angle theta with this line CB, तो इसकी भी velocity पता, and the velocity of point P at the instant shown in figure. Find the angular velocity of the disk, velocity of the center of the disk, and the velocity of the point P on the disk at the instant shown in figure.
तो भाई देखो कैसे करेंगे इसको, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क पता, तो ओमेगा ऑफ डिस्क का मतलब क्या है, ओमेगा ऑफ एनी टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो हम क्या करें, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता कर लें, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ए बी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट साइड को पॉजिटिव मान लो आप, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा तो आ जाएगा v नॉट माइनस माइनस 2v नॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ए बी दैट इज 2r, so that is 3v naught divided by 2r। ये आ जाएगा ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इतना आ जाएगा 3v naught डिवाइडेड बाय 2r। अब ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में। देखो हमने ए की वेलोसिटी निकाली बी के रिस्पेक्ट, वो पॉजिटिव आ गई है, 3v naught आ गई, मतलब बी को क्या लग रहा है, बी को लग रहा है कि ए जो है वो 3v naught की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। इसका मतलब उसको यही लगेगा ना कि ए किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में आई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें वेलोसिटी पता लगानी है किसकी बेटे, सी पॉइंट की वेलोसिटी पता लगानी। तो सी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे पता लगाएं, हम ऐसा करते हैं, ये तरीका अपनाएंगे। वेलोसिटी ऑफ सी अगर पता लगाना है तो आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी पता लगाओ, उसमें वेलोसिटी ऑफ बी ऐड कर दो वेक्टर में। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ऐड वेलोसिटी ऑफ बी टू इट। तो क्या हो जाएगा बेटे, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, अच्छा बी के रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट ही सेम ओमेगा से घूमते हुए नजर आएंगे, तो बी को लगेगा कि सी बी 3v नॉट बाई 2r एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं लिखूंगा तो वो आएगा ओमेगा ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस जो कि r ही है, तो ये आ जाएगा 3v नॉट बाई 2r इंटू r, यानी कि 3v नॉट बाई, ये वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी। और ये किस डायरेक्शन में आई है, ये भी टुवर्ड्स राइट ही आई है, क्लॉकवाइज ओमेगा इसका भी दिखाई देना चाहिए, तो क्लॉकवाइज ओमेगा के लिए राइट साइड में ही राइट, इस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू, और वो कितनी आ रही है 3v नॉट बाई, अब इसमें मुझे वेक्टर के तरीके से ऐड करना है वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी 2v नॉट है पीछे, तो इस वेक्टर में 2v नॉट वेक्टर पीछे की तरफ हम ऐड करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ सी हो गई velocity of c with respect to b plus velocity of b, velocity of c with respect to b आई थी 3v naught by 2 और velocity of b है -2v naught, तो ये ऐड होकर के कितना हो गया -v naught by 2 velocity of c। velocity of c कितनी आ गई -v naught by, ये बात समझ में आती है। अब इसके बाद बात है किसकी, वो पॉइंट पी की,
और उस पॉइंट P की लोकेशन क्या थी भाई, वो ये जो CB लाइन थी, इस पर थीटा एंगल बना करके एक पॉइंट था P। ठीक है, और हमें ये पता चल गया भाई एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ध्यान दो कि आप किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें, इवन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, वेलोसिटी ऑफ जो P पॉइंट है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता नजर आएगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P निकालूं मैं, ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो भी कितनी आएगी, 3V0/2R, और वो भी किस डायरेक्शन में आएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ओमेगा ऑफ द बॉडी जो होती है वो हर दो पॉइंट के लिए सेम होगी। अब क्या है, तो P पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C अगर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगी 3V0/2R मल्टीप्लाइड बाई R, यानी कि कितना, 3V0/2, तो वो इधर आ ऐसे, तभी वो क्लॉकवाइज में घूम जाए। अभी मतलब वेलोसिटी ऑफ P पता लगाने के लिए क्या तरीका यूज कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C निकाल लिया, उसमें वेलोसिटी ऑफ C वेक्टोरली ऐड कर, तो ये 3V0/2 इस तरफ आ गया, और C की वेलोसिटी कितनी थी बेटे, V0/2 थी लेफ्ट की तरफ, तो इधर V0/2, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अब इन दोनों को हमें वेक्टोरली ऐड करना, तो या तो आंसर आई कैप जे कैप के टर्म्स में बता सकते हैं, -V0/2 -3V0/2 cos थीटा आई कैप प्लस 3V0/2 sin थीटा जे कैप, तो ये हो जाएगा -V0/2 1 + 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3V0/2 sin थीटा। ये बात समझ में आई थी सब लोगों को? हाँ सर। है ना, तो देखो अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो क्या है, दिस इज काइनेमेटिक्स ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली काइनेमेटिक्स ऑफ
motion of rigid bodies. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कैसे अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी दी जाए उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स की वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे तो तरीका तरीका क्या होगा? एक तो हमें जो यहाँ से फ्यू टेक अवेज है वो क्या है? ओमेगा ऑफ एनी टू पार्टिकल्स of the rigid body lying in the plane of rotation with respect to each other will be same. दूसरा important बात जो है वो क्या है? कि with the help of velocity of two particles on the rigid body, we can calculate velocities of all the other particles on the body. दो पार्टिकल की वेलोसिटी हमें दे दो बस रिजिड बॉडी, उससे क्या है? दो पार्टिकल की वेलोसिटी से मैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूंगा और फिर उनमें से किसी भी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बाकी सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा इनटू डिस्टेंस, और फिर वो जो वेलोसिटी आई है रिलेटिव वेलोसिटी उसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी को ऐड करते जाएंगे और उससे क्या है हमारे पास सबकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब ध्यान दो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिजिड बॉडी में वी में फाइंड अ पॉइंट और अ सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि सबके सब साइमल्टेनियसली रेस्ट, ठीक है? If a rigid body performs a motion in which, if motion of a rigid body is such that a point or a set of points on the rigid body are permanently at rest during its motion.
So such a motion is called as purely rotational. जैसे motion of a ceiling fan. Motion of a hinged pulley. एक hinged rod का motion जैसा. जैसे मान लो ये एक रॉड है, इसको हमने एक एंड पे हिंज कर दिया और वर्टिकल प्लेन में ये स्विंग करती, swings in a vertical plane. तो इसका जो मोशन वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे प्योरली रोटेशनल. प्लेन ऑफ मोशन अलग अलग हो सकता है. जैसे सीलिंग फैन का जो प्लेन ऑफ मोशन रहेगा वो कैसा रहेगा, दैट विल बी, किस प्लेन में घूमेगा भाई सीलिंग फैन, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन. उसका मोशन हो रहा है किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल. लेकिन ये जो एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दीज आर एट रेस्ट. एक हिंज्ड पुली, यहाँ पे हमने उसको सेंटर पे फिक्स किया और वो रोटेट कर रहे हैं. ये इसका मोशन हो जाएगा प्योरली रोटेशनल मोशन इन वर्टिकल प्लेन. दिस इज प्योरली रोटेशनल इन हॉरिजॉन्टल. और ये होगा प्योरली रोटेशनल इन अपने घर में जो डोर्स लगे हुए होते हैं, है ना, वो डोर्स का भी जो मोशन होता है वो कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो प्योरली रोटेशनल. यहाँ पे कुछ उसमें हिंजेस लगे हुए, राइट. और इसके अबाउट ये क्या करता है, रोटेट. इसका भी जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्योरली रोटेशनल मोशन.
कौन से प्लेन में? इन हॉरिजॉन्टल प्योरली रोटेशनल मोशन इन हॉरिजॉन्टल अब देखो इसमें क्या है, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, all these points they always remain at rest during the motion of this door. All the points remain at rest, and it will always be the case what that the points at rest in purely rotational motion will be collinear, and the line joining these points is called as axis of rotation. ये जो लाइन है इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सिस ऑफ। और ध्यान दो हमेशा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, it will be perpendicular to the plane of rotation. Will be perpendicular to the plane of rotation. ठीक है, इस पे भी वही होगा। You may consider any particle all these particles will be moving in horizontal circular paths. ठीक है, अच्छा इस केस में क्या होगा कि इसका जो पाथ सर्कुलर होगा वो रिजिड इस डोर पे लाई करने वाले हर पार्टिकल का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पाथ सर्कुलर ही होगा, और ग्राउंड फ्रेम में भी कुछ पार्टिकल्स मिल जाएंगे जिनका पाथ, जिनके रिस्पेक्ट में इन सारे पार्टिकल्स का पाथ सर्कुलर होगा। वो कौन से होंगे? वो एक्सेस पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनके अबाउट भी इनका पाथ सर्कुलर ही होगा। इनफैक्ट एज with respect to ground also, particles will move in circular paths in plane perpendicular to the axis of rotation. सर्कुलर पाथ्स में मूव करेंगे in planes perpendicular to the axis of, ठीक है। Particles will move in circular paths in planes perpendicular to the axis of rotation. In planes perpendicular to the axis of rotation. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगी बेटे? Radius of circular paths will be
will be perpendicular distance from axis of जैसे ये पार्टिकल है, दिस इज पार्टिकल 1, तो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये जो डिस्टेंस है ये उसकी रेडियस हो जाएगी। पार्टिकल 2 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, ये जो रेडियस है ये पार्टिकल 3 है, यहाँ से एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दें, ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पार्टिकल 4 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो जाएगी करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम सकते हैं सारे पार्टिकल्स। ठीक है, विल बी मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। जो एक्सिस से ज्यादा दूर है वो बड़े रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, जो पास में है वो कम रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। लेकिन जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो सबका एक दूसरे के पैरेलल है, एंड प्लेन ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी सेम। वरना ये स्ट्रक्चर रिजिड कैसे मेंटेन कर पाए, है ना? All the particles must have same angular velocity. और उसी एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस डोर। अगर वेलोसिटी सबकी सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, तो इस इंस्टेंट पे जो इस डायग्राम में बनाया गया है, जैसे P1 पॉइंट है उसकी वेलोसिटी यो बाहर की तरफ होगी, P2 की भी वेलोसिटी बाहर की तरफ होगी, P3 की भी वेलोसिटी बाहर की तरफ, कमिंग आउट ऑफ द। और वेलोसिटी ऑफ P1 लिखना है मुझे, तो वो आ जाएगा ओमेगा आर। किसी भी nth पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लिखनी है तो वो आ जाएगी ओमेगा आर एन, और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये जो वेलोसिटी लिखी है वो मैंने इस एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट पे लिखी है ना। P1 का जो सेंटर है, P2 का जो सेंटर है, P3 का जो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, उसके रेस्पेक्ट में मैंने ये वेलोसिटी लिखी है। ऑल एंड C1 C2 C3 ऑल आर एट रेस्ट। तो ये जो वेलोसिटीज हैं ये सीधे सीधे हमें किसके रेस्पेक्ट में मिल गई? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही मिल गई। तो एट एनी इंस्टेंट ओमेगा इज सेम बट वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट। किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जो एक्सिस से ज्यादा दूर है वही उसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटीज का रेशियो निकालूं किसी भी इंस्टेंट पे, तो it will be same as the ratio of their corresponding perpendicular distance from the axis of rotation। ठीक है, अब यहाँ पे अगला मुद्दा आता है, हमने वेलोसिटीज पार्टिकल की डिस्कस कर ली है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स। एक्सेलरेशन इन प्योरली रोटेशनल।
acceleration in purely rotational. देखो बेटे, जैसा कि अभी हमने देखा था, सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में चल ही रहे हैं, है ना। देखो, शेप ऑफ द रिजिड बॉडी कोई रैंडम शेप भी हो सकता है। कोई ऐसा स्टोन ले लिया मैंने और मैं मान रहा हूं कि ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। एक्सिस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, थोड़ी इंक्लाइंड भी हो सकती है। अभी हमने वर्टिकल ले ली, एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन दिस, P1, P2, P3, कुछ एक्सिस से दूर हैं, कुछ एक्सिस के पास। इनकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अलग अलग। अब देखो, सर्कुलर पाथ में मूव करने वाले पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है, वही किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द रिजिड बॉडी को हम कैसे लिख लेंगे? इट विल बी सम ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। सम ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। इस केस में मैंने ओमेगा को क्लॉकवाइज मान लिया है। खैर, ओमेगा की कुछ भी डायरेक्शन हो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी, ठीक है। और सॉरी, रेडियल लिख दिया मैंने इसको, ये क्या है? रेडियल और सेंट्रिपिटल तो एक ही बात हुई। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इन द प्लेन ऑफ रोटेशन अलोंग द टेंजेंट। तो कुछ ऐसी तरह AC, और इधर होगा क्या? सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। देखो, ए सेंट्रिपिटल और ए टेंजेंशियल के बीच में तो एंगल 90 डिग्री ही रहे। एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दैट विल बी अ राइट एंगल। तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड आपको पता लगाना है कभी, तो वो तो क्या हो जाएगा? इट विल बी अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे बच्चों? उसको ओमेगा स्क्वायर R ऐसे लिख सकते हैं,
किसी ith पार्टिकल का लिख रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर आर आई लिख दो, और वेक्टर फॉर्म में तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आई वेक्टर, जो ith पार्टिकल का उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर पे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर वो आ रही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, अल्फा आर, या वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है अल्फा क्रॉस आर आई। अल्फा और ओमेगा वो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है। तो अगर किसी भी पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर, ए सी को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर आई उसका होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर यानी अल्फा आर आई का square। ये बात समझ में आती है। तो ये किसी भी इंस्टेंट पर ये दो हम पता लगाएंगे, और अल्फा क्या है, अल्फा इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, इट इज डी ओमेगा बाई डी, rate of change of angular velocity is angular acceleration, right? तो इस प्रकार से क्या है, रिजिड बॉडी के किसी भी पार्ट का हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो अगर मान लो हमें रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम लिखना, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो उसका क्या तरीका होगा, एक तो ये है कि आप सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल करके ऐड करो, वेलोसिटी सबकी अलग अलग है, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो समेशन ऑफ एम आई बी आई वेक्टर ऐसा करना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ द बॉडी से डिवाइड करते हैं, टोटल मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सिग्मा एम आई हो जाएगा टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा बेटे, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन। ये बिल्कुल ही बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, किसी भी तरह के मोशन के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें हमने कोई असम्पशन लिया ही नहीं है वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है वैसी है, ओमेगा सेम हो ना हो, बॉडी रिजिड हो नॉन रिजिड हो, हर तरह के केसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल। काइनेटिक एनर्जी अगर लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी अगेन summation of half mi bi स्क्वायर। ith पार्टिकल की स्पीड को ओमेगा आर आई लिख देता हूं। ध्यान दो, ऐसा सिर्फ प्योरली रोटेशनल मोशन में ही कर सकते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी को ओमेगा आर आई लिख। ओमेगा सबके लिए सेम होगा तो ओमेगा स्क्वायर और ये हाफ वाली जो टर्म है ये समेशन के बाहर ले लेते हैं और समेशन के अंदर बच जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर, वेयर व्हाट इज आर आई? ith पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर होता है इसको हम एक नाम दे देते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कोई नई तरह की एक अजीब वस्तु जनरेट नहीं हो गई है। ये क्या है? सिग्मा हाफ एम आई बी आई स्क्वायर का ही समेशन करने के बाद ये छोटा रूप आ जाता है, इसके लिए प्योरली रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, है ना? ध्यान दो, ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगाएंगे? प्योरली रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड होना आवश्यक है क्या? परम आवश्यक। परम मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी, तभी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई को क्या नाम देंगे? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। And what is Ri? Ri is perpendicular distance of ith particle from the axis of perpendicular distance of ith particle from the axis of rotation. Right. Continuous mass distribution अगर है तो I को आप समेशन की जगह इंटीग्रेशन लिखते हैं, mi की जगह dm r, where r क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ dm mass from the axis of perpendicular distance of dm mass from the axis of rotation.
अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज जो हैं ये अपने को कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के पता होने चाहिए। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि डिस्क्रीट, दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं, या तो डिस्क्रीट सिस्टम हो सकता है या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या है? काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में कुछ वेल डिफाइंड गैप। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टाइसेस पे 3 पार्टिकल्स, there are 3 particles situated on the vertices of an equilateral triangle. And particles have, let's say, equal masses m. उसका मास बराबर m है। हमें क्या करना है? कुछ एक्सिस में देता हूं, जैसे ये लाइन एल्टीट्यूड, इसको एक्सिस 1 बोल देते हैं। एक ये लाइन, इसको एक्सिस 2 बोल देते हैं। एक किसी एक वर्टेक्स से और प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, तो ये क्रॉस वाली, इसको एक्सिस 3 बोल देते हैं। तो इन सब के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। एक्सिस 1 के अबाउट क्या होगा, एक्सिस 2 के अबाउट क्या होगा, एक्सिस 3 के अबाउट क्या होगा। अब एक्सिस 1 ये एल्टीट्यूड, इसकी ये जहां से ये पास हो रही है जिस वर्टेक्स से, उससे तो डिस्टेंस 0 ही हो गई, तो m इंटू 0 का स्क्वायर। और बाकी दोनों से डिस्टेंस l/2 हो जाएगी, तो m इंटू l/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ml² 2। I2 लिखते हैं, एक्सिस m से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस वाले m से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड हो जाएगी, दैट इज √3l/2 का स्क्वायर। बाकी दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 3ml²/4। और I3 की क्या वैल्यू आएगी, एक्सिस 3, वो हो जाएगा ml² प्लस ml²। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, इस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, तो इस वाले m से तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी, बाकी दोनों से ये जो l l है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2ml²। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट मास सिस्टम्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे रॉड, कोई हमसे कहे कि हमारे पास एक रॉड है और ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाओ। एक्सिस जो है वो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, मास m। हम क्या करें, यहां से x डिस्टेंस पे जाते हैं,
और dx विड्थ का एलिमेंट हमने लिया, इसका मास क्या, इसका मास होगा m/l इंटू dx और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा pm x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर और 0 से l तक इसको आप इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा m/l इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू l। तो कितना आ जाएगा बेटे, m/l l³/3, तो ml स्क्वायर बाय, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस लाइन के अबाउट, line which passes through one of the end points of the rod and perpendicular to the rod। रॉड को हमने यूनिफॉर्म माना हुआ है, तभी ये यूनिटरी मेथड से मैं डीएम मास को इतना लिख पाया। एल लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, तो dx लेंथ का मास होगा m/l इंटू dx। अगर ये रॉड में एक्सिस जो होती वो ये ना होकर के रॉड के सेंटर से पास कर रही, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, रॉड की लेंथ क्या है l, मास है m। तो फिर से देखो क्या कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं, एक्सिस से किसी x डिस्टेंस पे गए, dx लेंथ का एलिमेंट कंसिडर किया, इसका मास मैंने लिख दिया कितना m/l इंटू, और इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm x स्क्वायर, यानी कि m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, और पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक, -l/2 से l/2 तक इंटीग्रेट कर, तो ये हो जाएगा m/l, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³/3, तो ये हो जाएगा l/2 का क्यूब माइनस l³ ml स्क्वायर बाय, यस। तो ये बात ठीक है, फिर बाकी अपन और इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये हम लोग जो है इसको वी विल कवर इट अप क्विकली, है ना, ये वाला जो पार्ट है, मैं आई विल नॉट गो इनटू वेरी बेसिक्स, बहुत ज्यादा देर तक उसको नहीं चलाएंगे अपन, मेनली अपन क्या है आएंगे जहां पर जिस क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किस पार्ट में स्कोर करना। ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वन ऑफ द स्कोरिंग एरियाज ऑफ रिजिड बॉडी डायनामिक्स, हालांकि एडवांस में क्वेश्चन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही सीधा आ जाए इसके चांसेस कम होते हैं, है ना। मेंस रेंज में आ जाता है, एडवांस में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन कम ही चांसेस में। एडवांस में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मेनली किस पर बनेंगे बच्चों, लेकिन ध्यान दो एक चीज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेस, है ना। एक्सेस आइडेंटिफिकेशन पर पिछले कई बार कई सालों में क्वेश्चंस आए, तो वो एक अच्छा एरिया है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस अपन देखेंगे जो एडवांस में आए, उनको डिस्कस कर लेंगे तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी अगली क्लास में करेंगे। सर आप आज का और सर कल का पीडीएफ सेंड कर दीजिए। क्या बेटे? सर आप आज का और वो कल का पीडीएफ सेंड कर दीजिए। अच्छा, मिला नहीं क्या तुमको अभी? नहीं सर। सर आपको चाहिए तो ये डेरिवेशन मतलब स्किप कर दीजिए, जो मतलब जो ये सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, वो सब। हाँ हाँ हाँ, ये सब अगर नहीं करेंगे अपन, स्किप ही करने वाले हैं। बस हाँ ये मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि कैसे करते हैं, है ना। हाँ सर। We will skip all these derivations. डेरिवेशंस की जगह क्या पे क्या है, अपन एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर देंगे इंटीग्रेशन करके, तो आइडिया लग जाए कैसे इंटीग्रेशन होता है। जो स्टैंडर्ड हाँ फॉर्मूला है सर। वो तो एज इट इज याद ही रहे। अच्छा, मैं ये क्या यहीं पे भेज दूं क्या तुमको, या ग्रुप पे ही भेज दूं? वो नोट्स ग्रुप पे ही भेज देता हूँ मैं। हाँ सर। ठीक ठीक है, तो आई एम एंडिंग।